उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कमीन, मैडम बर्था ने कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और टोनी अंदर दाखिल हुआ। टोनी दारुल हुकूमत का मशहूर बदमाश था और ज़ेर ज़मीन दुनिया में उसका नाम खासा मशहूर था। लड़ाई बढ़ाई के फ़न में माहिर था। यही वजह थी कि उसके नाम की हर जगह दहशत तारी थी, जिसमें अन्य लिहाज से वो सड्डोल और मजबूत जिस्म का मालिक था। इसकी चाल ढाल में गैर मामूली फुर्ती थी। हेलो मैडम, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, टोनी ने कमरे में आते ही मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वाकई, तुमने भी तो काफ़ी अरसे से नाराग का चक्कर नहीं लगाया, मैडम ने इसे मुसाफिया करते हुए कहा। वो चक्कर लगाने वाला दौर ख़त्म हो गया मैडम। अब तो मेरे कांधे पर कोई काम नहीं रहता, सारे काम मेरे कारिंदे काम करते हैं, टोनी ने कुर्सी पर बैठते हुए कदरे फखरिया लहजे में कहा। क्या पियोगे, मैडम ने मुस्कुराते हुए पूछा। विस्की मंगवा लें, टोनी ने बेतकल्फाना लहजे में कहा और मैडम ने सर्विस रूम के टेलीफोन करके विस्की का ऑर्डर दे दिया। चंद लम्हों बाद वेटर विस्की की एक बोतल और 2 गिलास लेकर आ गया। वेटर के जाने के बाद टोनी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो विस्की का जाम उठाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैडम, आप किस चक्कर में पड़ गई? इमरान जैसे आप अहमक कह रही हैं दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स है। मेरा मशवरा तो यही है कि आप इमरान को ना छेड़ें, वरना नताइज तवक्को के बरक्स भी निकल सकते हैं, टोनी ने विस्की का घूंट लेते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्या बात है टोनी, तुम इस शख्स से बेहद खौफजदा लगते हो, हालांकि मैंने सुना था कि तुम्हारा यहाँ बड़ा नाम है, मैडम ने भी बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैडम, आपका मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मैं आपके हुक्म पर इस मुल्क के सदर को अपने हाथों कत्ल करा सकता हूँ, मगर मैडम, ये इमरान देखें ही ऐसा है कि इसको छेड़ना अपनी मौत को आवाज़ देना है, टोनी ने जवाब दिया। देखो टोनी, मुझे इमरान के मुतालिक वो कुछ मालूम है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं है, और मैं एक सोचे समझे मंसूबे पर काम कर रही हूँ। अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँगी, मैडम बर्था ने कदरे नागवार लहजे में कहा। आपकी नाराज़गी बचा है मैडम, मैं दरअसल आपको समझा नहीं सकता, ये इमरान दरअसल है क्या बिला। बहरहाल आपकी खातिर ये कर सकता हूँ कि इमरान की निगरानी करूँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि शायद कोई आदमी भी उसकी निगरानी करते हुए उससे छुप नहीं सकता। मैं इसके मुतालिक सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मगर मुझे मालूम तो हो कि आपको इसकी निगरानी से क्या मकसद है, टोनी ने कहा। मैं इमरान को कत्ल कराना चाहती हूँ, बस ये मेरा मकसद है, मैडम बर्था ने टोनी की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। बहरहाल मैं आपके हक में दुआ ही कर सकता हूँ, मगर कत्ल करने के लिए निगरानी का क्या फ़ायदा, टोनी एक तवील सांस लेते हुए कहा। टोनी, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए मैं तुम्हें अपना मंसूबा बताए देती हूँ, तुम उसे सुनकर मुझे बताओ कि यह मंसूबा कैसा है, मैडम ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है, आप मुझे मंसूबा बताएं। मेरी अपनी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं इमरान पर हाथ डालूं, मैंने इससे अपना एक पुराना बदला चुकाना है, हो सकता है कि आपके ज़रिए इंतकाम भी पूरा हो जाए, टोनी ने जवाब दिया। सुनो, मुझे मालूम है कि इसके फ्लैट में एक बावर्ची रहता है जो इसका खाना वगैरह पकाता है। ज़ाहिर है इस फ्लैट में सरकारी पानी पाइप के जरिए मुहैया होता है। मैं दरअसल निगरानी के जरिए ये मालूम करना चाहती हूँ कि इमरान किस वक्त यकीनी तौर पर फ्लैट में मौजूद होता है और किस वक्त का खाना या चाय यकीनी तौर पर फ्लैट में खाता पीता है। इस वक्त का पता चलते ही इस पाइप में से 1-2 इंजेक्ट कर दूंगी और इस तरह पाइप से जाने वाला पानी जहरीला हो जाएगा। इस पानी से तैयार कुर्दा वो खाना या चाय पीते ही वो हलाक हो जाएगा, मैडम बर्था ने अपने मखसूस मंसूबा बताते हुए कहा। आपका मंसूबा तो बिल्कुल सादा और यकीनी किस्म का है, मगर इस पाइप में दवा की मिलावट और फिर दवा की बदबू या जायका तो इमरान को होशियार कर देगा। वो इंतहाई चालाक और होशियार किस्म का आदमी है, टोनी ने कुछ सोचते हुए कहा। इस बात की फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा आला है जो एक लम्हे में लोहे के पाइप में दवा इंजेक्ट कर देगा, और दूसरी बात यह कि वो बिल्कुल बेजायका, बेरंग और बेबू है और इतनी जहरीली है कि इसका एक कतरा भी इमरान के हलक से उतर गया तो फिर इस दुनिया से कोई ताकत उसे मरने से नहीं बचा सकती, मैडम बर्था ने जवाब दिया। मगर मैडम, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम उसके बावर्ची को अगवा कर लें, उसकी जगह अपना आदमी भेज दें, इस तरह काम यकीनी और आसान हो जाएगा, टोनी ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे नहीं, ये बचकाना तजवीज़ है, अभी तुम कह रहे थे कि वो हद से ज़्यादा चालाक और अय्यार है, तो क्या वो इतनी आसानी से बावर्ची की जगह दूसरे आदमी को कबूल कर लेगा? वो फौरी तौर पर होशियार हो जाएगा और नतीजा ये कि हमारा मंसूबा फेल हो जाएगा, मैडम बर्था ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपका ख्याल दुरुस्त है मैडम, वाकई आपका मंसूबा काबिल-ए-दाद है, बाकी रह गई उसकी निगरानी की बात, तो आप बेफिक्र रहें, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ, मुझे यकीन है कि कल तक मैं आपको हतमी रिपोर्ट दे दूंगा, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
हाँ, रिपोर्ट के सही होने पर सारे मंसूबे का इन्हिसार है। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो इसका बावर्ची मारा जाएगा और फिर वो होशियार हो जाएगा। मैडम ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं समझ गया, मैं सही रिपोर्ट दूंगा। टोनी ने विस्की का आखिरी घूंट हलक से उतारते हुए कहा, और सुनो, काम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ और लोग भी इमरान के पीछे हैं। ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले कामयाब हो जाए। मैडम ने कहा, आप बेफिक्र रहे मैडम, मैं अभी इस काम के लिए निकल पड़ता हूँ। जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। टोनी ने कहा, फिर उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टोनी के जाने के बाद मैडम बर्था ने बैग से नया लिबास निकाला और फिर बाथरूम में चली गई। गुस्ल करके और दूसरा लिबास तब्दील करके, और जब बाथरूम से बाहर आई तो वो जहनी तौर पर खासी तरोताज़ा हो चुकी थी। उसने रूम सर्विस को इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद वो बड़े मुतमईन अंदाज में खाना खाने में मसरूफ थी। खाने से फारिग होकर वो अभी हाथ धोने में मसरूफ थी कि कमरे में रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैडम ने तेजी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। मैडम, मैं टोनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से टोनी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई थी। ओह, क्या बात है, तुम घबराए हुए से लगते हो? मैडम ने चौंक कर पूछा। हाँ मैडम, खबर ही ऐसी है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इमरान के फ्लैट को बम मारकर उड़ा दिया है। टोनी ने कहा। क्या कह रहे हो? क्या इस वक्त इमरान फ्लैट में था? मैडम बर्था ने चीख कर पूछा। इसका जहन फौरी तौर पर एल्बर्ट की तरफ चला गया, क्योंकि इस किस्म का तरीकाकार वही इस्तेमाल करता था। और उसने सोचा कि बकिया $20 लाख कहीं इस बार एल्बर्ट ही ना ले उड़े। अभी तो मलबा साफ किया जा रहा है। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है इमरान फ्लैट में नहीं था, क्योंकि उसका बावर्ची बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा हुआ है। अगर इमरान फ्लैट के अंदर होता तो वो इतना मुतमईन कभी ना होता। टोनी ने जवाब दिया। ओह, मगर अब इमरान को कहाँ तलाश किया जाएगा? जाहिर है फ्लैट की तबाही के बाद तो वो रोपोश हो जाएगा। मैडम बर्था ने कुछ सोचते हुए कहा। मैडम, मैं इमरान के बावर्ची को नज़र में रखे हुए हूँ। मुझे यकीन है वो इमरान को इतला देने के लिए उसके पास ज़रूर पहुँचेगा और इस तरह हम इमरान का नया ठिकाना तलाश कर लेंगे। टोनी ने राय देते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, तुम उसे नज़रों से ओझल ना होने देना और जैसे ही इमरान का ठिकाना मालूम हो मुझे इतला देना, मैं खुद वहां आ जाऊंगी। मैडम बर्था ने कहा। आपकी क्या ज़रूरत है मैडम? टोनी ने कहा। टोनी, फ्लैट की बात और थी। वहां हमारा पाइप वाला मनसूबा आसानी से कामयाब हो सकता था, मगर ना जाने उसका नया ठिकाना कैसा हो। मैं चाहती हूँ कि खुद इस ठिकाने का जायज़ा लेकर मनसूबे को नए सिरे से तरतीब दिया जाए। मैडम बर्था ने जवाब दिया। ठीक है मैडम, मैं आपको इतला दे दूंगा। टोनी ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मैडम ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। वो सोच रही थी कि मंसूबे के पहले मरहले में ही रुकावट पेश आ गई। अब देखो बाद में क्या होगा। बहरहाल इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अब काम की रफ्तार तेज कर देगा, क्योंकि फ्लैट की तबाही से साफ जाहिर है कि एल्बर्ट ने पहला वार कर दिया है और वो जानती थी कि मास्टर किलर्स के रुकन इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करने के आदी हैं और वो सब ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं जब तक का शिकार का खात्मा नहीं हो जाता। किसी सरबराह हुकूमत या किसी अहम सियासी शख्सियत के कत्ल की और बात थी, इसके लिए खासी मनसूबाबंदी ज़रूर थी। वो वहाँ डायरेक्ट एक्शन काम नहीं आता। यही वजह थी कि ऐसे मौके पर मैडम बर्था कामयाब रहती थी। मगर यहाँ मसला मुख्तलिफ था। अली इमरान कितनी ही अहम शख्सियत हो, मगर इस पर बराह रास्त हाथ डाला जा सकता था और वो जवाना और राशिल की आदतें जानती थी। यकीनन राशिल और जवाना ने भी अपने अपने हमलों का आगाज़ कर दिया होगा। चनाचा ऐसा ना हो कि वो मंसूबे ही बनाती रह जाए और इनमें से कोई $20 लाख ले उड़े। अभी वो सोच ही विचार में गर्क थी कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और मैडम ने इस बार रिसीवर उठाने में इंतहाई ज़्यादा फुर्ती से काम लिया। मैडम, टोनी बोल रहा हूँ, इमरान के नए ठिकाने का पता चल गया है। एल्बर्ट रोड पर वाक़या एक बहुत बड़ी किलानुमा इमारत है जिसका नाम राना हाउस है। बावर्ची इस इमारत में गया है। यकीनन इमरान अंदर मौजूद होगा। मुझे भी पहले इतला मिली थी कि राना हाउस भी इमरान का ही अड्डा है। टोनी ने कहा। ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं टैक्सी पर पहुंच रही हूँ, इसके बाद कोई मंसूबा सोचेंगे। मैडम बर्था ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर बैग खोलकर उसमें से कपड़े निकालने लगी। कपड़े निकालकर उसने बैग का एक खुफिया खाना खोला और फिर इस खाने में मौजूद एक छोटी सी डबिया निकाल ली। इस डबिया में साइड में बुझी हुई सुइयां बंद थी और डबिया में ऐसा सिस्टम था कि ऐसे मखसूस अंदाज में दबाने से सुई इसमें से निकलकर 300 गज तक वार करती थी और सुई की नोक जिस जानदार के जिस्म को लग जाए उसे मरने में चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते थे। मैडम बर्था ने इस बार नया फैसला कर लिया था। इसका प्रोग्राम था कि वो गैर मुल्की स्कॉलर के रूप में राना हाउस में दाखिल होगी और फिर जैसे ही इमरान उसके सामने आएगा वो सुई उसके जिस्म में उतार देगी। उसने बड़ी फुर्ती से डबिया जेब में डाली और फिर कपड़े दोबारा बैग में डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई। चंद लम्हों बाद होटल से बाहर खड़ी हुई खाली टैक्सी उसे राना हाउस की तरफ उड़ाए चली जा रही थी।
एल्ब्रेट पायदान के नीचे बम रखकर वापस अपने होटल के कमरे में पहुंच गया। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद करके टीची केस के एक खुफिया खाने से एक छोटा सा डब्बा निकाला और उसे मखसूस अंदाज में मोड़ा और डब्बे का ढक्कन टेलीविजन स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। एल्ब्रेट ने कॉलर से एक छोटी सी पिन निकाली, फिर इस पिन की मदद से उसने डब्बे के निचले हिस्से में मौजूद पचीदा सी मशीनरी के एक मखसूस कोने को दबाया। कोने को दबाते ही वहां बारीक सा सुराख हो गया और सुई पिन इसमें दाखिल हो गई। एल्ब्रेट ने मखसूस अंदाज में पिन को दाएं बाएं हरकत देने की कोशिश की और चंद लम्हों बाद ही धमाके से स्क्रीन पर रोशनी नमूदार हो गई। एल्ब्रेट ने पिन निकालकर उसे दोबारा कोट की जेब में डाल दिया। उसने इस जदीद टेलीव्यू स्क्रीन का राब्ता इमरान के फ्लैट में मौजूद बम से जोड़ दिया था और अब स्क्रीन पर इस कमरे का मंजर रोशन हो गया था। ये मंजर इस बम में मौजूद जदीद तरीन मशीनरी टेलीकास्ट कर रही थी। बम के ऊपर रखा हुआ पायदान भी इसकी राह में रुकावट ना बन रहा था। कमरे में मौजूद सुलेमान बंधा होने के बावजूद पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। एल्ब्रेट समझ गया कि वो बाहर निकलने की कोशिश में मसरूफ है। एल्ब्रेट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो गौर से सुलेमान की कोशिश का तमाशा देखने लगा। वेरी गुड, अच्छी कोशिश की है तुमने, अचानक एल्ब्रेट ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि सुलेमान कमरे से बाहर जाने में कामयाब हो गया था। अलबत्ता एक बिल्ली अब कमरे में उछलती कूदती नजर आ रही थी। सुलेमान कमरे से बाहर जाने की वजह से स्क्रीन से आउट हो चुका था। एल्ब्रेट खामोशी से बिल्ली की उछल कूद का तमाशा देखता रहा और थोड़ी देर बाद वो अचानक चौंक पड़ा जब इस कमरे में एक छोटे कुत्ते को दाखिल होते देखा। कुत्ता बिल्ली के पीछे लपक रहा था। एल्ब्रेट के चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया हो गए, क्योंकि कुत्ता किसी का पालतू मालूम होता था और जाहिर है कुत्ते को पकड़ने के लिए उसका मालिक भी अंदर दाखिल होता है। और जाहिर है अब सिर्फ वो इस उलझन में था कि ये कुत्ता इमरान का है या किसी और का, और जाहिर है इसका मालिक सुलेमान को भी खोल देगा। और सबसे बड़ा मसला इसके लिए यही बन गया था कि सुलेमान का पैर अगर पायदान पर आ गया तो इतने कीमती बम का भी नुकसान हो जाएगा और फ्लैट तबाह होने की बावजूद शिकार भी बच निकलेगा। और फ्लैट की तबाही के बाद उसको ढूंढ निकालना कम अज कम एल्ब्रेट के लिए बड़ा मुश्किल था। अभी वो इसी सोचो विचार में गर्क था कि उसने एक नौजवान को कमरे में दाखिल होते देखा। नौजवान का दुकामत या हुलिया से किसी तौर पर भी इमरान मालूम ना हो रहा था। नौजवान ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी, मगर कुत्ता तो बिल्ली को देखकर मचला हुआ था। वो नौजवान के हाथ ना आ रहा था। एल्ब्रेट दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि इस धमा चौकड़ी में इस नौजवान का पैर इस बम वाले पायदान पर ना पड़ जाए, मगर शायद दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं होती। वही हुआ। अचानक कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में इस नौजवान का पैर इस पायदान पर पड़ा जिसके नीचे बम मौजूद था, और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर रोशनी फैलती चली गई और फिर स्क्रीन साफ हो गई। एल्ब्रेट ने एक लम्हे के लिए सर पकड़ लिया। उसका ये हर बार नाकाम रहा था, मगर फौरी तौर पर उसे एक और ख्याल आ गया। वो तेजी से बैग की तरफ लपका। इस बार बैग के खुफिया खाने में उसने एक और छोटी सी मशीन निकाली और फिर इस मशीन में निकली हुई 2 तारें तेजी से डब्बे की मशीनरी में मौजूद तारों से जोड़ दी और मशीन के ऊपर लगे हुए डायल को देखने लगा। डायल के साथ एक छोटा सा लट्टू मौजूद था। उसने लट्टू को घुमाना शुरू कर दिया। लट्टू के घूमते ही डायल पर मौजूद तेजी से सुई हरकत करने लगी। सुई को एक मखसूस हिस्से पर पहुंचकर उसने लट्टू पर से हाथ हटाया और फिर मशीन के कोने में लगा हुआ बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे स्क्रीन एक बार फिर रोशन हो गई। इस बार जो मंजर स्क्रीन पर नजर आया उसे देखकर एल्ब्रेट बुरी तरह उछल पड़ा। स्क्रीन पर एक काफी बड़ी इमारत के सामने वाला हिस्सा नजर आ रहा था। ये एक खुला मैदान था और इस मैदानुमा हिस्से में जवाना एक आदमी से खौफनाक लड़ाई में मसरूफ था। इस नौजवान के पीछे 2 आदमी भी मौजूद थे, जिनमें से एक सडोल बदन का नौजवान था जिसमें गुंडों जैसा लिबास पहन रखा था, जबकि दूसरा एक कवि हेकल हबशी था। वो दोनों बड़े एतमीनान से खड़े जवाना और इस नौजवान के दरमियान होने वाली लड़ाई देख रहे थे। एल्ब्रेट ने दरअसल मास्टर किलर्स के बाकी 3 मेंबरों के जिस्म में एक मखसूस पुर्जा सिया हुआ था और इस तरह वो किसी भी वक्त इन तीनों की कारकर्दगी चेक कर सकता था। और जाहिर है ये सब कुछ इन मेंबरों की लाइल्मी में हुआ होगा, वरना वो लोग ऐसा कभी ना होने देते। इस तरह एल्ब्रेट को शिकार तलाश करने और इनकी कारकर्दगी को देखते हुए अपना अमल इख्तियार करने में आसानी हो जाती थी। हर मेंबर के लिए उसने मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की हुई थी। चनाचा फ्लैट तबाह होते ही उससे ये ख्याल आ गया था कि वो बाकी मेंबर्स को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है इनमें कोई इमरान को तलाश कर चुका हो और इस तरह एल्ब्रेट को भी इमरान के नए ठिकाने का इल्म हो जाए। और फिर ये मुकद्दर की बात थी कि उसने पहली बार जवाना की फ्रीक्वेंसी सेट की और जवाना एक्शन में मसरूफ नजर आ गया, मगर अब उसके लिए उलझन ये थी कि वहां मौजूद लोगों में इमरान भी मौजूद है या नहीं। जवाना के पीछे
एक खड़े हुए इस गुंडानुमा नौजवान की कदोकामत तो इमरान जैसी थी, मगर उसकी शक्ल इस तस्वीर से मुख्तलिफ थी। एल्बर्ट जानता था कि शक्ल मेकअप से तब्दील की जा सकती है। एल्बर्ट ने मशीन के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर मशीन की पुष्ट पर मौजूद एक छोटा बटन ऑन कर दिया। दूसरे लंबे डब्बे में से जवाना और दूसरे लोगों की आवाजें निकलने लगी। वेल डन टाइगर। अचानक जवाना के पीछे खड़े हुए नौजवान की आवाज सुनाई दी और एल्बर्ट समझ गया कि कम से कम जवाना से लड़ने वाला इमरान नहीं बल्कि कोई टाइगर नाम का नौजवान है। वो खामोशी से उनकी लड़ाई देखता रहा और डब्बे से बुलंद होने वाली आवाजें सुनता रहा। फिर उसके देखते ही देखते जवाना ने टाइगर को बेबस कर दिया और फिर वो टाइगर का खात्मा करने ही वाला था कि उसके पीछे खड़े हुए नौजवान ने बड़ी फुर्ती से जवाना के पहलू पर लात मारी और वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। और फिर इसी लम्हे हबशी तेजी से आगे बढ़ा। उसने जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए टाइगर को झुककर कांधे पर डाला और इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। तुम तो मेरा शिकार हो, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। अचानक जवाना की गजबनाक आवाज सुनाई दी और एल्बर्ट चौंक पड़ा। जवाना के फिक्रे का मतलब साफ जाहिर था कि वो नौजवान ही दरअसल इमरान है। अब इमरान और जवाना के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। एल्बर्ट को दिल ही दिल में अफसोस होने लगा कि इस बार शिकार इस हाथ से निकल गया और उसे यकीन था कि जवाना इमरान को जल्द ही बेबस करके इसका खात्मा करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जवाना से लड़ाई जीतना किसी इंसान के लिए कम से कम नामुमकिन था। वो दांत पीछे उनके दरमियान होने वाली लड़ाई को देखने लगा। इमरान की फुर्ती, तेजी और कुव्वत पर उसे हैरत हो रही थी, क्योंकि जवाना बावजूद बेपनाह कोशिश के इमरान को बेबस करने में नाकाम नजर आ रहा था। वो दिलचस्पी से इस खौफनाक जंग को देखने में महव हो गया। उसने पहली बार जवाना के मुकाबले में किसी शख्स को इस तरह लड़ते देखा था, वरना आमतौर पर जवाना चंद मिनट के अंदर मुकाबले की गर्दन तोड़ दिया करता था। इमरान जवाना से लड़ने के साथ साथ इस पर तंजिया फिक्रे चस्त करता जा रहा था और जवाना का इश्तियाल लम्हा ब लम्हा तेज होता जा रहा था। फिर अचानक इस खौफनाक लड़ाई का खात्मा हो गया। इमरान ने जवाना जैसे हाथी को अपने हाथों पर उठाकर पुष्ट पर उसके जिस्म को इस मखसूस अंदाज में मोड़ दिया कि जवाना की रीढ़ की हड्डी का मोहरा अपनी जगह से खिसकने की आवाज सुनाई दी गई और अब जवाना जमीन पर हकीर केचवे की तरह बेबस पड़ा था। बहुत खूब, बड़ा जीता लड़का है ये शख्स, एल्बर्ट ने कहा। वैसे दिल ही दिल में इस बात पर खुशी हुई थी कि इमरान ने जवाना को बेबस कर दिया है। इस तरह उससे शिकार पर वार करने का स्कोप मिल जाएगा। इसने जवाना के बेबस होते ही तेजी से मशीन का एक लट्टू घुमाया और स्क्रीन का दायरा फैलता चला गया। अब वो इमारत के चारों तरफ का मंजर स्क्रीन पर दिख सकता था। दूसरे लम्हे वो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इस इमारत के मेन गेट की तरफ से एक बहुत ऊंची बिल्डिंग नजर आ गई थी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा नियॉन साइन साफ नजर आ रहा था। नियॉन साइन पर होटल ओल्गा लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और अब एल्बर्ट के लिए इस बिल्डिंग को तलाश कर लेना आसान था। उसने बड़ी फुर्ती से दोनों मशीनें बंद की और उन्हें वापस बैग में रखकर उसने पहले जैसा एक और बम बैग के खाने से निकालकर जेब में डाल दिया। गोया बम जिसामत में पहले बम जैसा था, मगर इसकी कारकर्दगी और तबाही की रेंज पहले बम से कतन मुख्तलिफ थी। इस बम को फिट करने के बाद उसे रेडियाई लहरों से तबाह किया जा सकता था और यह बम इस कदर ताकतवर था कि इस पूरी बिल्डिंग के पुरखचे उड़ा सकता था। वो इंतहाई तेजी से कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट के जरिए हाल में पहुंचा और फिर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। होटल ओल्गा कौन सी रोड पर वाक़या है? एल्बर्ट ने काउंटर बॉय से पूछा। होटल ओल्गा एल्बर्ट रोड पर है जनाब। क्यों, क्या बात है? काउंटर मैन ने चौंक कर पूछा। मैंने एक दोस्त से वहां मिलना है, इसलिए पूछ रहा हूं, एल्बर्ट ने जवाब दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हाल से बाहर निकलता चला गया। चंद लम्हों बाद एक खाली टैक्सी उसे होटल की तरफ लिए जा रही थी। उसने पूरी बिल्डिंग को ही फौरी तौर पर उड़ाने का फैसला कर लिया था, जिसमें जवाना और इमरान मौजूद था। उसे मालूम था कि इस तरह इमरान के साथ साथ जवाना के जिस्म के पुरखचे भी उड़ जाएंगे, मगर अब उसके सिवा और कोई चारा भी ना था। वैसे भी वो देख चुका था कि जवाना अब हमेशा के लिए बेकार हो चुका है, चनाचा अब उसकी जिंदगी या मौत कोई मानी ना रखती थी। तो ये है वो इमारत जिसमें इमरान मौजूद है। मैडम बर्था ने राना हाउस की अजीमुल शान इमारत पर नजरें जमाते हुए टॉनी से पूछा। हाँ मैडम, इस वक्त इमरान इस इमारत में मौजूद है, टॉनी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इसके अंदर जाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, जैसे ही इमरान को देखना मुझे बता देना, मैडम बर्था ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर मैडम, आप इमारत में दाखिल कैसे होंगी? टॉनी ने हैरत भरे लहजे में मैडम बर्था के भारी भरकम जिस्म को देखते हुए कहा। मैं कॉल बेल बजाती हूँ और गैर मुल्की बिल्डिंग डिजाइनर के रूप में इस इमारत को देखने की ख्वाहिश जाहिर करूंगी, मैडम बर्था ने कहा।
मैडम, नाराजगी माफ। आप इमरान को नहीं जानती, वरना ऐसा मंसूबा कभी ना बनाती। इमरान तो अपने साइज से भी होशियार रहता है। उसे गफलत में तो मारा जा सकता है, मगर ऐसे नहीं जैसे आप समझ रही हैं। अगर इतनी आसानी से वो मारा जा सकता तो शायद अब तक लाखों बार मर चुका होता। टोनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। टोनी, तुम्हें यह मंसूबा बेज़ाहिर अहम काना नजर आ रहा होगा, मगर तुम देखना कि इस अहम काना मंसूबे का क्या नतीजा निकलता है। मंसूबा जितना सादा होगा उतनी ही उसकी कामयाबी यकीनी होगी, मैडम ने टोनी को समझाते हुए कहा। मगर मैडम, इमरान मुझे पहचानता है। जैसे ही वो मुझे आपके साथ देखेगा फौरन होशियार हो जाएगा, टोनी ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा। ओहो, वाकई ये बात तो है। अच्छा, तुम ऐसा करो, यहाँ बाहर ही ठहरो, मैं अकेली अंदर जाती हूँ, खुद ही उसे तलाश कर लूंगी। मैडम भी अपने मंसूबे पर अड़ी रही। जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल एक बार फिर कह दूं कि इंतहाई होशियार रहिएगा, आपकी जरा सी गफलत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, टोनी ने कहा। अरे तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मैडम बर्था ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो तेज तेज कदम उठाती फाटक की तरफ बढ़ी। फाटक के करीब पहुंचकर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। टोनी मैडम के फाटक की तरफ बढ़ते ही तेजी से आगे बढ़कर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और वहां बैठकर इत्मीनान से निगरानी करना चाहता था। मैडम को काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर फाटक की सेली खिड़की खुली और एक लहीम शहीम हबशी झुककर बाहर आ गया। उसने खाकी रंग की वर्दी पहनी हुई थी और उसके दोनों पहलुओं पर होल्स्टर लटक रहे थे, जिनमें रिवॉल्वरों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। हबशी ने अजीब सी नजरों से मैडम को देखा। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया थे। क्या बात है, हबशी ने जोशिफ से कहा, अकड़े हुए लहजे में कहा। यह बिल्डिंग किसकी है? मैडम बर्था ने बड़े नरम अंदाज में सवाल करते हुए कहा। राना तहूर अली संदूकी की। क्यों, क्या बात है? क्या कोई नया टैक्स लगाने आई हो? जोसेफ ने जवाब दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर, मेरा नाम बर्था है और मैं एक्रीमिया में बिल्डिंग डिजाइनर हूँ। यहाँ तुम्हारे मुल्क में मुतालियाती दौरे पर आई हूँ। ये खूबसूरत बिल्डिंग नजर आई तो मैंने सोचा अंदर से अच्छी तरह देख लूं, मैडम बर्था ने जवाब दिया। ये कोई वक्त है बिल्डिंग देखने का? इस वक्त बॉस फारिग नहीं है, फिर कभी आना, जोसेफ ने इसी तरह अखड़े हुए लहजे में कहा और फिर वापस मुड़ गया। सुनो, अपने बॉस को पैगाम दे दो, अगर वो इनकार कर देगा तो मैं चली जाऊंगी, मैडम ने कहा। मैंने कह जो दिया कि फिर किसी वक्त आना, इस वक्त हमें फुर्सत नहीं है तुम्हें बिल्डिंग दिखाने की, जोसेफ ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा और फिर तेजी से खिड़की में गायब हो गया। मगर मैडम बर्था भला इतनी आसानी से कहाँ जाने वाली थी? उसने हाथ उठाकर एक बार फिर कॉल बेल का बटन दबा दिया और इस बार उसने इस वक्त तक कॉल बेल के बटन से उंगली ना हटाई जब तक दोबारा जोसेफ बाहर ना आ गया। क्या मुसीबत है, दफा हो जाओ वरना, जोसेफ ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा और तेजी से रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। मैं ये बिल्डिंग देखे बगैर नहीं जाऊंगी और अगर तुमने मुझे रिवॉल्वर की धमकी दी तो मैं यहां से सीधी पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि तुमने मुझे रिवॉल्वर दिखाकर लूटने की कोशिश की है। मैडम बर्था ने भी इस बार लहजे को सख्त करके कहा। तुम अहमक औरत, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे धमकी दो, दफा हो जाओ और शुक्र मनाओ कि मैं औरतों पर हाथ उठाने का आदी नहीं हूं, नहीं तो एक मुक्के से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देता, जोसेफ ने गुस्से से धारते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मैडम बर्था कोई जवाब देती, खिड़की में एक और नौजवान का चेहरा दिखाई दिया। दूसरे लम्हे वो बाहर आ गया। उसका लिबास गुंडों जैसा था। क्या बात है जोसेफ, क्यों शोर मचा रहे हो? नौजवान ने सख्त लहजे में कहा। बॉस, ये औरत जबरदस्ती अंदर आना चाहती है, कहती है मैं बिल्डिंग डिजाइनर हूं, बिल्डिंग देखना चाहती हूं, जोसेफ ने गुस्सेले लहजे में कहा। आप राना तहूर अली संदूकी हैं, मैडम ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि उसने जोसेफ को उससे बॉस कहते सुन लिया था। आपको उनसे क्या काम है? नौजवान ने, जो इमरान था, मैडम को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मुझे इनसे कोई काम नहीं, मैं एक्रीमिया की बिल्डिंग डिजाइनर हूँ, इस मुल्क में मुतालियाती दौरे पर आई हूँ। यहाँ से गुजरते हुए ये बिल्डिंग नजर आई, मुझे उसका डिजाइन बेहद पसंद आया। मैंने सोचा उसे एक नजर अंदर से देख लूं, मगर यह हबशी मुझे यूं धुतकार रहा है जैसे मैं कोई भिखारन हूं, मैडम बर्था ने तलख लहजे में कहा। ओह, आई एम सॉरी मैडम, ये औरतों का दुश्मन है, इसलिए सीधे मुंह बात नहीं करता। आइए मेरे साथ, मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। जोसेफ, फाटक खोलो ताकि मैडम अंदर आ सकें, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ बुरा सा मुंह बनाते हुए वापस मुड़ गया। मुझे मैडम फ्लोरा कहते हैं और आप? मैडम बर्था ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ कराया। मैं राना साहब का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम की आंखों में अचानक कामयाबी की चमक उभर आई। नौजवान का कदो कामत इमरान जैसा ही था, सिर्फ चेहरा बदला हुआ था और मैडम बर्था जानती थी कि मेकअप से शक्ल बदली जा सकती है। जोसेफ ने फाटक खोल दिया था और अब वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जोसेफ ने पीछे फाटक बंद कर दिया। जोसेफ, तुम ब्लू रूम में जाओ, वहां राना साहब मौजूद हैं, मैं मैडम को इमारत दिखाकर अभी आ रहा हूँ, इमरान
इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ तेजी से इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। बहुत खूबसूरत इमारत है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया है? मैडम बर्था ने इमारत की तरफ चलते हुए बड़े तारीफाना लहजे में कहा। आपके इस खादिम ने नक्शा बनाया था, मगर यहाँ के सरकारी डिज़ाइनरों ने नक्शा फेल कर दिया। मगर राना साहब भी एक ज़िद्दी आदमी है, उन्होंने ये इमारत बना डाली और सरकारी डिज़ाइन बचाने बेचारे सर पीटते रह गए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, फिर तो आप में बिल्डिंग डिज़ाइन की खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं। मैडम ने कहा और जानबूझकर अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि इमरान जरा सा आगे हो जाए तो वो जहरीली सुई का दाद उसकी पुश्त पर कर सके, क्योंकि मैडम के ख्याल के मुताबिक इस वक्त मैदान साफ था और वो आसानी से इमरान का खात्मा करके इमारत से बाहर जा सकती थी। इसका मंसूबा कामयाब रहा और इमरान 2 कदम आगे बढ़ गया। उसी लम्हे मैडम बर्था ने इंतहाई फुर्ती से कोट की जेब से सुइयां फेंकने वाली डबियां निकाली और पलक झपकने में उसने इमरान की पुश्त का निशाना लेकर डबिया की पुश्त को अंगूठे से दबा दिया। मगर दूसरा लम्हा उसकी जिंदगी में सबसे हैरतअंगेज साबित हुआ, क्योंकि जैसे उसने डबिया की पुश्त को दबाया, इमरान इंतहाई तेजी से मुड़ा और जहरीली सुई उसके कांधे से 1 इंच के फासले से गुजरती चली गई। और इसी लम्हे इमरान की लात घूमती हुई पूरी कुव्वत से मैडम बर्था के हाथ से टकराई, जिसमें उसने डबिया पकड़ रखी थी और डबिया उसके हाथ से निकलकर दूर घास में जा गिरी। अब इमारत की हाथ में रिवॉल्वर चमक रहा था। इतनी आसानी से बनने वाली आसामी नहीं हूं मैडम बर्था। इमरान ने रिवॉल्वर की नाल मैडम बर्था के भारी जिस्म की तरफ उठाते हुए कहा। मगर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैडम बर्था ने हैरत बौखलाए हुए लहजे में कहा। नाराक में आपके क्लब में जाने का एहसास मुझे भी हासिल है मैडम। मैं आपको देखते ही पहचान गया था, इसलिए मैं होशियार था, वरना हो सकता मैं मार खा जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैडम ने जवाब दिया और इसी लम्हे मैडम भारी भरकम जिस्म रखने के बावजूद इंतहाई तेजी से उछल की और उसकी लात पूरी कुव्वत से इमरान के उस हाथ पर पड़ी जिसमें उसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। और रिवॉल्वर इमरान के हाथ से ठीक उसी तरह निकल गया जैसे मैडम के हाथ से डबिया निकली थी। वाह, बहुत खूब, तुम्हारी चुस्ती मुझे पसंद आई, इमरान ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। मगर मैडम ने इसका फिक्रा सुना तक नहीं। जैसे ही उसके कदम जमीन से टिके, उसने किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान ने इंतहाई तेजी से पहलू बचाया और दूसरे लम्हे उसका हाथ तेजी से गर्दिश में आया और उसका जोरदार मुक्का पूरी कुव्वत से मैडम बर्था की कनपट्टी पर पड़ा। मैडम बर्था लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। उसने सर झटक कर संभलने की कोशिश की, मगर इमरान ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर लात जमा दी और मैडम बर्था यकलखती बेहिस्सो हरकत हो गई। कनपट्टी पर पड़ने वाली जोरदार ज़रब ने उसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया। इमरान ने उसके बेहोश होते ही उसे झुककर उठाया और कांधे पर लाद कर तेजी से इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसके जहन में खुलबुली मची हुई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कि ये सब लोग उसे खत्म करने के लिए चले आ रहे हैं। टैक्सी ने जल्द ही एल्बर्ट को ओल्गा होटल के सामने उतार दिया। एल्बर्ट ने टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और इस वक्त तक वहीं ठहरा रहा जब तक टैक्सी आगे बढ़कर ट्रैफिक के हजूम में गायब ना हो गई। अब सड़क के पार वो बिल्डिंग साफ नजर आ रही थी जिसे उसने अपने होटल के कमरे में स्क्रीन पर देखा था। वो चंदला में खड़ा गौर उस बिल्डिंग को देखता रहा जिससे उसके महल्ले वकू को जांच रहा हो। फिर उसकी नजरें बिल्डिंग की दाएं तरफ मौजूद एक बड़ी सी रिहायशी इमारत पर जम गई। इस इमारत और इस बिल्डिंग की छतें आपस में मिली हुई थी। एल्बर्ट तेजी से कदम उठाता राना हाउस से मुल्हिका इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। ये एक रिहायशी बिल्डिंग थी जिसमें तमाम फ्लैट्स। एल्बर्ट तेजी से मेन दरवाजे में दाखिल हुआ और इत्मीनान से सीढ़ियां चढ़ता चला गया जैसे वो खुद भी इस बिल्डिंग का रिहायशी हो। सीढ़ियों पर उससे आगे 2 औरतें जा रही थी जबकि कुछ लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। उन्होंने गौर से पास से गुजरते हुए एल्बर्ट को देखा, मगर एल्बर्ट उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बड़े इत्मीनान से ऊपर चढ़ता चला गया। ये इमारत 3 मंजिला थी। एल्बर्ट थोड़ी ही देर में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, मगर यहाँ रुकने की बजाय वो ऊपर छत की तरफ जाने लगा कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज़ दी और इस आदमी के हाथ में एक फाइल थी। ए मिस्टर, इस आदमी ने एल्बर्ट से मुखातिब होकर कहा। जी फरमाइए, एल्बर्ट ने रुककर मुड़ते हुए पूछा। आप कौन हैं और छत पर क्यों जा रहे हैं? इस आदमी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं महकमा बिजली का असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। ऊपर छत पे से गुजरने वाली बिजली की तारों के बारे में रिपोर्ट मिली थी। ये तारें खतरनाक हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए। चनाचा मैं उनका जायजा लेना चाहता हूँ, एल्बर्ट ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। कमाल है, अब महकमा बिजली में भी गैर मुल्की काम करने लगे। मैं आपके पास शनाख्ती कार्ड है? वो आदमी शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मोहतात वाक़या हुआ था। मैं गैर मुल्की नहीं हूँ, बल्कि मुझे यहाँ की शहरियत हासिल है। जहाँ तक शनाख्ती कार्ड का ताल्लुक है तो वो मैं दिखा सकता हूँ, मगर पहले आप बताइए कि
आप कौन हैं? एल्बर्ट ने एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए कहा, मैं इस इमारत का मालिक हूँ मिस्टर, एक किराएदार से मिलने आया था। इस आदमी ने नखुसत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह तो आप मालिक हैं, वेरी गुड, ये तो अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, अब मुझे जायजा लेने में मजीद आसानी हो जाएगी। एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जेब में हाथ डाला जैसे शनाख्ती कार्ड निकालने जा रहा हो, मगर दूसरे लम्हे उसने हाथ बाहर निकाल लिया और फिर दूसरी जेब देखने लगा। ओह वेरी सॉरी, कार्ड तो जल्दी में दूसरे कोट में रह गया। बहरहाल अगर आप कहें तो मैं वापस चला जाता हूं, वरना दूसरी सूरत ये भी है कि आप मेरे साथ छत पर चलें, बस चंद मिनट का काम है, वरना मुझे दोबारा आने पड़ेगा और फिर फायदा आपका ही है। एल्बर्ट ने कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। मालिक ने राजी होते हुए कहा, शायद खुद साथ चलने की ऑफर मिलने पर उसका शक दूर हो गया था। आइए, एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दोनों इकट्ठे ही सीढ़ियां चढ़ते चले गए। छत पर पहुंचते ही एल्बर्ट का हाथ अचानक पूरी कुव्वत से घुमा और मालिक की कनपट्टी पर एक पटाखा छोड़ गया। दूसरे लम्हे मालिक लहराता हुआ छत पर गिर गया। छत के इर्द गिर्द चार दीवारी तो मौजूद नहीं थी, मगर इसके बावजूद छत पर टेलीविजन एंटीनों का एक जाल सा फैला हुआ था। इन एंटीनों के बांसों का वहां जंगल सा दिखाई देता था। यही वजह थी कि एल्बर्ट मुतमईन था कि मालिक को गिरते शायद ही किसी ने देखा हो। एल्बर्ट ने मालिक की नब्ज चेक की और जब उसे महसूस हुआ कि कम से कम 1 घंटे से पहले उसके होश में आने की तवक्को नहीं है, तो वो तेजी से भागता हुआ राना हाउस की मुल्हिका छत की तरफ दौड़ता चला गया। राना हाउस की छत नीचे तो मिली हुई महसूस होती थी, मगर करीब जाकर एल्बर्ट ने देखा कि उनके दरमियान 5 फुट की एक गली मौजूद है। एल्बर्ट बिल्डिंग की छत के किनारे रुक गया। उसने इधर उधर देखा, सामने सड़क पर ट्रैफिक का हजूम था। एल्बर्ट सोचने लगा कि यूं दिन दिहाड़े छत पर कूदते वक्त कहीं उसे कुछ चेक ना कर ले। उसने राना हाउस की छत पर पहुंचने की कोई तजवीज सोचनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो अचानक उछल पड़ा और एक खूबसूरत तजवीज उसके जहन में आई थी। इसने 3 टेलीविजन एंटीनों के बांस उखाड़े और फिर उन एंटीनों को उनकी तारों से एक दूसरे से जोड़कर बांध दिया और उनकी दोनों साइडों पर बांस बांध दिए। इस तरह एक मजबूत सी सीढ़ी वजूद में आ गई। Like, comment, share, press the bell icon.